ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे वो है हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स का। हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स क्या कहता है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि इफ P डिवाइड्स AB internally in the ratio m:n and Q divides AB externally in the ratio m:n, then P and Q are said to be harmonic conjugates with respect to AB। अब समझते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेट अस से A एंड B, ठीक है। एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट P है जो AB को m:n के रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली, यानी AP अपॉन PB इज गिवन एज m/n। और एक पॉइंट Q है, ठीक है, एक पॉइंट Q है जो अगेन AB को m:n के रेशियो में डिवाइड करता है, लेकिन इस बार एक्सटर्नली, यानी यहां पे भी आपके पास AQ अपॉन BQ, ये भी हमें दिया हुआ है m/n, ठीक है। तो एक पॉइंट P है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है और एक पॉइंट Q है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द सेम रेशियो। रेशियो आपका फिक्स है, तो फिर इन दोनों पॉइंट्स P और Q को हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स, ठीक है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स नाम रखने के पीछे एक मैथमेटिकल रीजन है। रीजन क्या है? अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हमारे पास रिलेशन ये हो जाता है कि 2 अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए पी प्लस 1 अपॉन ए क्यू। तो अगर आप ध्यान दो कि ये रिलेशन हमने कहीं देखा हुआ है। अगर हमारे पास 1 अपॉन ए पी प्लस 1 अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू 2 अपॉन ए बी हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ए पी, ए बी एंड ए क्यू आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये किस में हो जाता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाता है। तो सिंस ये पॉइंट P एंड Q इस तरीके से हैं सच दैट ये AP, AQ और AB ये तीनों HP में हो जाते हैं, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन से ही हम रिलेट करके इसको देख सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स क्या कहे जाते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। तो आइए एक बार समझते हैं कि ये रिलेशन किस तरीके से वैलिड है हमारे पास। तो हमने लिया था दो पॉइंट, लेट अस से ये पॉइंट है हमारे पास A, ये B, P पॉइंट है हमारे पास इन सच अ वे सच दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू हमारे पास है m/n, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास Q अगेन इन सच अ वे सच दैट AQ अपॉन BQ इज इक्वल टू m/n। हमें शो करना है, टू शो दैट, ठीक है, शो करना है हमें कि 1 अपॉन ए पी प्लस 1 अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू 2 अपॉन ए बी आ जाए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो रिलेशन है उसमें ए पी टर्म है, ए क्यू टर्म है और ए बी टर्म है, यानी पी बी हमारे पास नहीं है और बी क्यू हमारे पास नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों रिलेशन से पी बी और बी क्यू को एलिमिनेट करें। तो चलिए पहला रिलेशन देखते हैं हम। हमारे पास दिया हुआ है ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू m/n। अच्छा, इसका अगर हम लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू n अपॉन m, ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ हम 1 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास पी बी प्लस ए पी अपॉन ए पी ये आ जाएगा m प्लस n अपॉन m, ठीक है। और अगर ध्यान से देखिए तो पी बी प्लस ए पी ये क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा हमारा। तो यानी यहाँ से हमारे पास आ गया ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन m, ठीक है। ये रिलेशन यहाँ से आ गया। चलिए इस रिलेशन को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि बी क्यू अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू n/m, सॉरी n/m हो जाएगा। अच्छा, दोनों में मैं ऐसे करता हूँ 1 माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू
और इधर भी 1 माइनस एन अपॉन एम। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू एंड दिस विल बी इक्वल टू एम माइनस एन अपॉन एम। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू ये क्या दे देगा हमें, ए बी दे देगा, यानी यहाँ से हमारे पास बन गया ए बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू एम माइनस एन अपॉन एम। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों को ऐड करते हैं, लेट अस ऐड 1 एंड 2। दोनों को ऐड किया हमने तो हमारे पास LHS बन गया ए बी अपॉन ए पी प्लस ए बी अपॉन ए क्यू, और इधर से अगर हमने देखा तो ये वैल्यू बन जाती है 2, और अगर न्यूमरेटर से ए बी कॉमन करके हम RHS में डिवाइड कर दें तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा 1 अपॉन ए पी प्लस 1 अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू 2 अपॉन ए बी, और यही हमें शो करना था एंड वी हैव प्रूव्ड दिस। यानी हम क्लियरली कह सकते हैं कि ए पी ए क्यू और ए पी ए बी और ए क्यू ये तीनों किस में हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला नोट ये है कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग ए x1, y1 एंड b x2, y2 इन रेशियो लैम्डा इज टू 1, ठीक है, इज, तो क्लियरली m इज टू n के रेशियो में हमने फॉर्मूला देखा था। ठीक है, हमने m बाई n वाला रेशियो देखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, इस m बाई n को लैम्डा बाई 1 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्लियरली m के बदले में हम लैम्डा लिख लेंगे और n के बदले में क्या लिख लेंगे, 1। तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसमें m के बदले में लैम्डा और n के बदले में 1 लिख लेंगे। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट, नया कोऑर्डिनेट आएगा दैट विल बी लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 एंड देन लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, ऑल राइट। फिर बात है हमारे पास द लाइन सेगमेंट दिस डिवाइड्स, अगर मान लीजिए हमारे पास द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ये कोई लाइन दिया हुआ है, और डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1, तो ये जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो ये आ जाती है। इसको हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ कहीं पॉइंट है हमारे पास ए, लेटस से इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1 दिया हुआ है, और यहाँ कहीं पॉइंट है हमारे पास b और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ए बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको ये गिवन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी किस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो निकालें। तो मान लेते हैं कि ये रेशियो लैम्डा इज टू 1 है। देखो बच्चों, जब भी हमें रेशियो निकालना हो तो इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग द रेशियो टू बी m बाई n रेशियो ना अज्यूम करके हम रेशियो अज्यूम कर लेते हैं लैम्डा इज टू 1। बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप रेशियो m बाई n अज्यूम करोगे तो आपके पास दो वेरिएबल होंगे m और n, और अगर आप रेशियो लैम्डा इज टू 1 अज्यूम करोगे तो आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा लैम्डा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कम वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो उसमें काम करना हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है, ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को फॉर द टाइमिंग लेटस से मैं C मान लेता हूँ, तो C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो ये जो पॉइंट C है वो इस लाइन पे लाई करता है। ये जो पॉइंट C है वो इस लाइन पे लाई करता है, यानी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या करते हैं कि इसको इस पे पुट करके देखते हैं। तो इसके सिंस हमारे पास C लाइज ऑन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस पे लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो दिस विल इम्प्लाई आपके पास a टाइम्स c का x कोऑर्डिनेट है लैम्डा x2 प्लस
x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस b टाइम्स c का y कोऑर्डिनेट है लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो लैम्डा वाले सारे टर्म्स एक साथ कर लेते हैं। तो हमारे पास लैम्डा टाइम्स ax2 प्लस by2 प्लस c बच जाएगा, और सारे कांस्टेंट टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा उसको साथ में ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली तो देखिए लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c। ठीक है, और यही लैम्डा हमारे पास क्या था, हमारा रिक्वायर्ड रेशियो था। लैम्डा इज टू 1, तो हमारा रेशियो हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा वो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर रेशियो हमारा पॉजिटिव आता है तो वो इंटरनल डिवीजन होता है, और रेशियो अगर हमारा नेगेटिव आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये लैम्डा की वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू हमने निकाली, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, तो यानी ये डिवीजन क्या हुआ होगा, इंटरनल डिवीजन हुआ होगा, यानी इस तरीके का कुछ सिनेरियो बना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए लैम्डा लेस देन 0 आता है, तो इन दैट केस हमारा एक्सटर्नल डिवीजन हुआ होगा, यानी जो सिनेरियो कुछ बना होगा वो कुछ इस तरीके से बना होगा कि ये हमारा गिवन लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और पॉइंट a और b लाइन के एक ही साइड में हुए होंगे। यानी अगर a हमारा ax1, y1 इधर पॉइंट है, तो b भी हमारा लाइन के एक ही तरफ लाई करेगा। ठीक है, सो इस तरीके का कुछ सिनेरियो हुआ होगा, और ये ऐसा कुछ इंटरसेक्शन हुआ होगा, तो ये पॉइंट अभी अपना C हुआ होगा। तो देखिए C A और B के बीच में ना लाई करके सेगमेंट AB के बाहर लाई करता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन का हो गया। ठीक है, कुछ और भी पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पे। A line joining midpoint of any two sides of a triangle is always parallel to the third side। इसको हम लोग मिड पॉइंट थियोरम भी पढ़ते हैं, और ये पहले भी हमने पढ़ा होगा स्कूल में कि मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई ट्रायंगल है, लेट अस से ये हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब अगर इस ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं, तो लेट अस से ये इस साइड का मिड पॉइंट है और ये इस साइड का मिड पॉइंट है। इन दोनों मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन बनेगा, लेट अस से अगर मैं ट्रायंगल को ए बी सी बोल देता हूं और इन दोनों पॉइंट्स को डी और ई बोल देता हूं, तो ये जो लाइन आपको डी ई दिख रहा है, सो डी ई विल बी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, डी हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा। इसी तरीके से आप अगर लेट अस से ये मिड पॉइंट लेते हो, ठीक है, और इस साइड का मिड पॉइंट लेते हो, और इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, और लेट अस से ये पॉइंट हमारे पास F आता है, तो हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि EF विल बी पैरेलल टू AB। ठीक है, ये जो लाइन EF आएगा वो इसके पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो DAB का मिड पॉइंट है और FBC का मिड पॉइंट है, तो अगर ये लाइन आप ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, इफ यू विल ज्वाइन दिस लाइन, ये लाइन अगर आप ज्वाइन कर दोगे, तो ये जो DF बनेगा, ये DF जो लाइन है, दिस विल बी पैरेलल टू AC। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास हमारा DF will be parallel to AC. So this is the midpoint theorem for a triangle. All right. Second point देखते हैं कि figure formed by joining midpoints of quadrilateral is a parallelogram. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल के लिए ट्रू है, यानी आप किसी भी तरीके का कोई क्वाड्रिलेटरल ले लो। ठीक है, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल,
कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है आपका। सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है, आप देखिए इसमें कोई भी रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है और आप इसके सारे साइड्स के मिड पॉइंट अगर आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, सपोज ये हमारे मिड पॉइंट्स हैं और इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल, ये जो नया क्वाड्रिलेटरल हमें मिलेगा, लेट अस से ये क्वाड्रिलेटरल हमें P, Q, R और S मिला, ठीक है। ये PQRS हमेशा क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि आपका ये साइड विल बी पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड विल बी पैरेलल टू दिस साइड। इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान है हमारे लिए। हम किसी एक डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं, लेट अस से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अगर हम ये डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं तो ध्यान से देखिए, अभी आपके पास एक ट्रायंगल बन गया, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान दोगे तो दिस इज अ मिड पॉइंट, दिस इज अ मिड पॉइंट। आप इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये जो तीसरा लाइन है ये इसके पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास ये ट्रायंगल भी एक बना हुआ है, ठीक है। आप इसका मिड पॉइंट और इस साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल होगा। तो क्लियरली हमने ये शो कर दिया कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो किसी सेम लाइन के पैरेलल हैं दो लाइंस, तो वो आपस में भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यानी कहने का मतलब कि दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। सिमिलरली आप इन दोनों लाइंस के लिए भी शो कर सकते हो। तो आपके पास जो नया शेप बनता है यानी नया क्वाड्रिलेटरल बनता है वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। फिर अगली बात यह है कि इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। इनफैक्ट पैरेललोग्राम क्या, ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए ट्रू है। दिस इज ट्रू फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इंस्टेड ऑफ पैरेललोग्राम वी कुड हैव रिटन क्वाड्रिलेटरल्स आल्सो, ठीक है। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास और उसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो हमेशा रोम्बस ही होगा। तो हमारे पास अगर रोम्बस है, रोम्बस की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि हमारे पास एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। एक पैरेललोग्राम ऐसा जिसके एडजेसेंट साइड्स क्या हों, इक्वल हों, तो इस तरीके का कुछ रोम्बस होगा। और अगर लेट अस से हमने बोला कि डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें, डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें, तो इन दैट केस ये जो शेप बनता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू है तो वो क्वाड्रिलेटरल हमेशा क्या होगा, एक रोम्बस ही होगा, ठीक है।